हाय दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 8। उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें भुनाया नहीं जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीढ़ी मान लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीढ़ी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेश की पत्रिका से। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वह 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगा साबित होती है। मेरा मानना है कि यही संदेश और सनकीपन ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने, केवल आपके संदेह ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, परंतु इन संदेहों के कारण ज़्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते, अमीर डैडी का कहना था। शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। शंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। यह उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंध जाता है, जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौक़ों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौक़ों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आज़ादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। यह निवेश का एक अद्भुत तरीका है, परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टैलेंट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शंकालु लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है मैं टैलेंट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूँ? वे यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टैलेंट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आज़ादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टैलेंट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। चूँकि मैं भी टैलेंट ठीक करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूँ जो टैलेंट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है, परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टैलेंट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना। प्रायः किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदों के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। चूँकि मैं भी टैलेंट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग यह कहना जारी रखते हैं मैं टैलेंट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस सशक्त निवेश माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टैलेंट उनकी आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और
व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है। वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और सशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने मित्र के साथ नज़दीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहा है, यह छोटा मुर्गा है, उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वह तमाम आंकड़े बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। यह आंकड़े मुझे पहले पता नहीं थे, हालांकि मैंने वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे। उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल एक नई ऑयल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तविक मूल्य से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित हो गया और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की दर पर 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत प्रति गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 प्रति शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। विश्लेषण करने के बजाय यह छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज़्यादातर लोग यह समझ ले कि स्टॉक मार्केट निवेश में स्टॉप किस तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेश करेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज़ बहुत तेज होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी अनचाही चीज़ों से बचते हैं परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वह शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था और वे अपने सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने के पहले इस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति थे। अमीर डैडी हॉर्लेन सैंडर्स के बारे में यह कहा करते थे, जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर ले। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसाय की कहानियाँ पढ़ी है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में भी ऑफिस के काम को घर पर ले जाता है। एक दिन वह जब घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद है परंतु उस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुधा ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने व्यवसाय की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते।
उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे टीवी देखने में, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं। परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है व्यस्त बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज़्यादातर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, लालची लोग बुरे लोग होते हैं, परंतु हम में से हर एक अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, रोमांचक चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्रायः माँ बाप इच्छा को अपराध बोध से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? यह मेरी माँ की फेवरेट कहावत थी। या तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरे डैडी की फेवरेट कहावत थी। तुम ऐसा सोचते हो जैसा हमारे पास बहुत पैसा है। क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, परंतु उन शब्दों में जो गुस्सा और अपराध बोध का सम्मिश्रण था उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। या इसके विपरीत अपराध बोध का जाल यह था, मैं तुम्हारे लिए यह खरीदकर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे यह खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है, परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुँह मांगी चीज़ मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है, परंतु उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। यह उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। मेरा असली घर में मुझे यही वाक्य अक्सर सुनने को मिल जाता था। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे यह सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह वाक्य झूठा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है, उनका कहना था। यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर कसरत करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है, परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं। इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है। यह सुरक्षित नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है। वैसे भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह वाक्य दुख से भरा है। इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है। इसके लिए एक और शब्द है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, परंतु वे यह जानते थे
कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। वाक्य से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे कहते थे, तुम इसे किस तरह खरीद सकते हो। और यह हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। मेरी समझ से आज समस्या यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हैं। यह उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के अवचेतन में यह विचार मौजूद रहता है, आपको यह नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे असली माता पिता की सीख कि हम इसे नहीं खरीद सकते, या केवल अपने बारे में ही मत सोचो, या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इस तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में अपराध बोध भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। यह WWIFM रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा अर्थ है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है? या मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े? या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए? इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसे चीज़ से कतरा रहे हों जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है। परंतु यह याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि अपराध बोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी, और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमज़ोर सा था। दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने भी यह सुना है। और एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वह हर रोज़ जिम जाता है और उसने वहाँ कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी लगता है वह ऐसा करता होगा। समूह के संकालू आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिए। यह एक उदाहरण है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे उदाहरण से सीखूं। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं।
तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और ऐसा भी तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा। परंतु उन्हें अपने बिल का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, सरकार को पैसे देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, चाहे मेरे पास कम पैसा हो। मेरे लिए सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, पढ़ते हैं, अगर मैं उन्हें भुगतान न करूं, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि सरकार को पैसा न दिया जाए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले भुगतान दिया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही क्यों न हो। परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसा का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज़्यादा ज़ोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपकी बजाय आपके लेनदार ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे, मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हुआ हूँ। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिरी में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता। तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है? बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज़्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं। वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और ख़ुद को कभी पैसा नहीं देते हैं। तुमने उस 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह विज्ञापन देखा है। तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहाँ से आएगा, जिम जाने की तरह है और वहाँ वज़न उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग की मांसपेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाता हूँ। अब मैं इन डरावने लेनदारों से ज़रा भी नहीं डरता हूँ। मुझे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं खुद को पहले पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता हूँ या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे ज़िंदगी भर इधर उधर ठोकर मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और ज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसे खोता हूँ। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है।
वह इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरअसल यह भरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अकाउंटेंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूँ तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। धन, फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। अगर यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।